शानदार म्यूचुअल फंड। इस चैनल के ऊपर हमने मोर देन 50 म्यूचुअल फंड को एनालाइज करा हुआ है और बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे रिटर्न्स कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं पे आपको ग्रोथ नहीं दिखती, कहीं पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है और वहीं पे मॉडरेट रिस्क वाले अगर आप म्यूचुअल फंड पिक करते हो, तो वहाँ पे रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ये सारी क्वालिटी आपको एक सिंगल म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रही है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसके अंदर जो भी अच्छी बातें हैं, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी कमियाँ भी हैं, जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो एंड टू एंड एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, हर चीज़ जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड चाहता क्या है? ये भी जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड कौन से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा काम करने वाला है। हर एक चीज़ आपको एक सिंगल वीडियो में मिलेगी। अगर इस वीडियो के बाद आपको लगे कि वीडियो यूज़लेस थी, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज़ लाइक कर दो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जानेंगे इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप की मेन इन्वेस्टिंग स्टाइल है वैल्यू प्लस ग्रोथ। ये कॉम्बिनेशन लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट होता नहीं है हर किसी से। कहीं पे लोग वैल्यू की साइड ज़्यादा चले जाते हैं और कहीं पे ग्रोथ की साइड। जब ये दोनों अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट कर पाते हो, तो ऐसा एक म्यूचुअल फंड आप क्रिएट कर पाते हो, जहाँ पे बुल रन में काफ़ी अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलती है, बेयर रन में थोड़ा कम ये म्यूचुअल फंड टूटता है और इसी के साथ वोलेटिलिटी भी आपकी थोड़ी कम हो जाती है। ऑन पेपर तो ये हाई रिस्क दिखेगा, क्योंकि जो इक्विटी होती है, ये हाई रिस्क कैटेगरी में कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर मैं पोर्टफोलियो वाइज़ जाऊँ, तो मेरे को लगता है एक मॉडरेट रिस्क का पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट करा हुआ है। वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो एक काफ़ी शानदार रिटर्न आपको बना करके दे चुके हैं। आगे भी देने की पूरी उम्मीद आपको देखने को मिलेगी इस म्यूचुअल फंड के साथ। तो ये म्यूचुअल फंड मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसको लार्ज कैप और मिड कैप में मेनली पोजीशन बिल्ड करनी है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने डिवाइड करा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अपने पूरे पोर्टफोलियो को, वो देखने लायक ही होता है। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए आपको डायरेक्ट लेके चलूँगा मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की साइड, और सबसे पहले देखेंगे इसका ओवरव्यू क्या है। हम आ चुके हैं टिकर टिप के ऊपर। आप कोई भी और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हो। 5 साल का जो रिटर्न है 22.40% के, 3 साल का है 28.98% के और 1 साल का जो रिटर्न है 29.22% के सीएजीआर से मिले हुए रिटर्न मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रिटर्न है। इस तरीके के रिटर्न जो है वो आपको मिलने मिड कैप डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड में दिखेंगे या फिर स्मॉल कैप डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड में दिखेंगे। जहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे ये रिटर्न मिलना थोड़े-से मुश्किल हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन आना जायज़ है कि ये इतने अच्छे रिटर्न दे कैसे पा रहा है? नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड होते हैं, वो आपको 40-50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। वहीं पे इसके पोर्टफोलियो में आपको 34 स्टॉक्स दिखेंगे, जिसके अंदर इनकी मेन एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे पा रहा है, क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन है, वो इसके अंदर थोड़ी कम होते हुए दिखती है। और लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप कॉन्संट्रेट पोर्टफोलियो भी बनाओगे, तो भी हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल सकता है। 35 स्टॉक ऑब्वियसली कम नहीं होते हैं किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि इस समय पे हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंपटीशन की कि क्या ये अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं। इसके मेनली 3 कंपटीशन दिखते हैं ऑन पेपर, जो इसी की इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। पहला है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। इसके साथ-साथ मैं एक और म्यूचुअल फंड का नाम लेना चाहूँगा, जो कि है एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, जो इसका नियरेस्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप देखोगे, जो 1 साल के रिटर्न है इन लोगों ने दिए हैं 15, 11 और 19। वहीं पे जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप है, उसने 27.48 से दिल जीत लिया है हमारा। 3 साल के रिटर्न देखोगे, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे बीट करता हुआ दिखा है ये म्यूचुअल फंड। और लाइव सीएजीआर के अंदर आपको एवरेज आउट रिटर्न देखते हुए मिला है और अपने कंपटीशन के आसपास ही आते हुए दिखा है। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि बाकी सारे म्यूचुअल फंड की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब इनका इंसेप्शन डेट काफ़ी ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप फंड इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये चीज़ आपको कंसिडर में ज़रूर रखनी चाहिए कि जैसे-जैसे इसकी एज होगी, हो सकता है इसके जो लाइव सीएजीआर के रिटर्न है, ये और भी ज़्यादा होते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करूँ एसबीआई की, तो मुझे अभी तक एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज़ वो भी अपने कॉम्पिटिशन को बीट करता था। लेकिन अगर आप मोतीलाल से कंपेयर करोगे, तो एसबीआई के जो 1 साल के रिटर्न है, वो करीब-करीब 19% के आसपास है। तो इस वजह से आज की डेट में जो ओवरराइड करा है, वो करा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और लार्ज कैप ने। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो 0.65% के एक्सपेंस रेशियो लेता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप। मिराय एसेट ले रहा है 0.55% के, कैनरा रोबेको ले रहा है 0.57, वहीं पे कोटक इमर्जिंग ले रहा है 0.52% के। एग्जिट रेट सब में आपको 1% का देखने को मिलेगा, लेकिन जो एयूएम है, वो आपको सबसे छोटा देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और मिड कैप का, और यही एक कहीं न कहीं रीज़न आ जाता है कि इसके रिटर्न थोड़े-से अच्छे हैं। एयूएम जब आपका छोटा है होता है, तो आप चर्निंग आसानी से कर सकते हो, स्टॉक को ऐड और डिलीट बहुत आसानी से कर सकते हो और आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर भी
भी नहीं होता। लेकिन जब आपका एयूएम साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपके रिटर्न ऑटोमैटिकली कम हो जाते हैं, बिकॉज़ स्टॉक्स में एंट्री और एग्ज़िट थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए। तो जो स्मॉल एयूएम वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, वो ज़्यादातर देखा गया है कि वो अच्छे परफ़ॉर्म ही करते हैं। रही बात एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो इसके कॉम्पिटिशन से थोड़ा-सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो एक अच्छी बात भी है, बुरी। ये मैं आपको बताने वाला हूँ एंड ऑफ द वीडियो कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं, और कैसे हमें इसको देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो कैसा डिज़ाइन करा है इन्होंने, क्योंकि आगे का पैसा वहीं से बनने वाला है हमारा। एसेट एलोकेशन सबसे पहले देखेंगे, तो एसेट एलोकेशन के अंदर 99.55% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और कैश है इनके पास 0.45 के साथ, जिसकी वजह से मैं इसको एक थम्स अप देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में है और हमें पता है आने वाले टाइम पे बुल रन आने वाला है, और हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप के लिए बुल रन ऑलरेडी चल रहा है। तो इसी वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है, इतने अच्छे रिटर्न दे भी पा रहा है। तो अगर आप देखोगे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, मुझे लगता है ये म्यूचुअल फंड और भी अच्छे से काम कर सकता है, और ये चीज़ ये फंड मैनेजर भी जाता है, इसलिए ये फुल्ली इन्वेस्टेड है। जो इनके पास कैश है, वो इसलिए इन्होंने कैश रखा हुआ है, ताकि आप या मेरे जैसे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, अगर वो अपना स्टॉक बेचेंगे, तो इनको अपने स्टॉक्स बेच करके आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कैश से उठा करके अपना पैसा रख सकते हैं। तो यही इनका मेन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कैश तो होल्ड नहीं करा हुआ है, और अगर इनके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो रिटर्न इनके शानदार आने वाले हैं। वो भी हम थोड़ी देर में ही देखेंगे कि कौन सी टॉप होल्डिंग है। लेकिन उससे पहले देखते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें हम, तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर आपको दिखेगा 18.08%, जो कि बहुत अच्छी बात है। लैब एंड साइंस के अंदर आपको दिखेगा 10.97, फार्मास्यूटिकल 8.85 के आसपास, रिटेल स्पेशलिटी 6.45 और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 6.25। ये सारे के सारे जो सेक्टर हैं, ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, जिसकी वजह से इनके पास बैंकिंग है। और अगर इंडिया को ग्रो करना है, तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी। ये मैं बार-बार और हर दिन बोलता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि जब भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो या पोर्टफोलियो बनाओ, तो बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे मुझे लगता है एक डिसेंट रिटर्न आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बुल रन आ चुका है और इसके अंदर जो रिटर्न बनने थे वो बन चुके हैं। इसके बाद आती है रिटेल स्पेशलिटी, यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इस सेक्टर के ऊपर तो पर्सनली मैं भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। तो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो काफ़ी शानदार इन्होंने सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। अब बात करेंगे टॉप होल्डिंग की, कि कौन-कौन से स्टॉक इनके टॉप होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। करंट होल्डिंग की बात करी जाए, तो ट्रेंट इनके अंदर नंबर 1 पे दिखता है, उसके बाद ग्लोबल हेल्थ, आईसीआईसीआई बैंक, फोर्टिस हेल्थकेयर, इन्फोसिस, फेडरल बैंक, मैनकाइंड और टाइटन जैसी कंपनियां इनके टॉप होल्डिंग के अंदर हैं। अगर आप देखोगे, तो होल्डिंग वेट के अंदर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, 6.45, 5.5, 5.77। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जो फंड मैनेजर है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, और उसके पास वो कमांड है कि वो ज़्यादा पोजीशन या ज़्यादा वैल्यू दे सकता है किसी स्टॉक को, तो वो उस स्टॉक को थोड़े अच्छे से जानता है। क्योंकि अगर फंड मैनेजर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसको अपने म्यूचुअल फंड या अपने स्टॉक सिलेक्शन पे बिलीफ नहीं है, तो आप देखोगे जो पोजीशन साइज़ है, वो थोड़ा कम हो जाता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैं फिर भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मिड कैप और लार्ज कैप में नहीं। और ये चीज़ ये दिखा रहा है कि भाई ये जानता है, ये क्या कर रहा है इस समय पे। अगर आप देखोगे, जो ट्रेंड है, ये कॉटन कंपनीज़ है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ अपने चैनल पे कि कॉटन कंपनीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगी, चाहे मान्यवर हो, ट्रेंड हो, पेज इंडस्ट्रीज़ हो, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ग्लोबल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली दी है, ग्लोबल हेल्थ तो काफ़ी अच्छा है ही। तो इन सब के स्टॉक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एनालिसिस बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के ज़रूर चेक कर सकते हो। अब चलेंगे वर्डिक्ट की साइड, कि पर्सनली मेरा क्या मानना है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के। अभी तक आपको थोड़ा-सा तो आइडिया हो गया होगा, लेकिन थोड़ी चीज़ें मैं आपको क्लियर भी कर दूँ। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव्स की। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, तो ये अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर रहा है, और इसके रिटर्न के आस-पास भी कोई दूसरा म्यूचुअल फंड इस समय पे आता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, जो भी इसका मेन कॉम्पिटिशन रहा है। तो रिटर्न वाइज़ 1 नंबर ये ऑलरेडी जीत जाता है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, तो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिशन से थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे, तो उसी हिसाब से ये रिटर्न भी बना करके दे रहा है। तो जिस वजह से यहाँ पे एक थम्स अप है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो कम कर दे तो अच्छा है, लेकिन ये कोई करेगा नहीं अगर वो अच्छे रिटर्न दे पा रहा है तो। अगर हम पोर्टफोलियो की भी बात करें, तो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा किसी ने दिमाग लगाकर पोर्टफोलियो डिजाइन करा है, और ये चीज़ आप इसके पोर्टफोलियो को देख करके ही समझ सकते हो, क्योंकि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, वो इन्होंने परचेज़ करे हुए हैं, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ भी दिखेगी। तो पोर्टफोलियो भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मोटे-मोटे तौर पे लॉन्ग टर्म और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो किसी को अगर लेना है तो वो ले सकता है। फिफ्थ, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही कम म्यूचुअल फंड क्रिएट होते हैं, जो कि अच्छे रिटर्न दे पाएँ और कम वॉलेटिलिटी के साथ आएँ। ये उनमें से ही एक म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन वहीं पे जो ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये म्यूचुअल फंड मुझे अभी तक के लिए तो अच्छा दिख रहा है।
अब बात करेंगे नेगेटिव्स की, कि क्या दिक्कतें दिखती हैं इसके अंदर। अगर मैं पीई की बात करूँ, इस म्यूचुअल फंड का जो पीई है वो 55 के आसपास है, वहीं पे जो इंडस्ट्री का पीई है वो 39 के आसपास है। तो पीई मतलब थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ये म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा ओवर वैल्यूड हो सकता है, अगर किसी को पीई से बहुत ज़्यादा मतलब है तो। सेकंड चीज़, अगर एक्सपेंस रेशियो में कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों में कंसीडर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को पैसा देना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि इसने इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा मैं देना चाहूँगा, और मेरे को ये मेजर नेगेटिव नहीं लगता। ये चीज़ें मुझे चुन-चुन के निकालनी पड़ रही है इस म्यूचुअल फंड के लिए। थर्ड, एयूएम साइज़ इसका अभी के लिए तो छोटा है, लेकिन आने वाले टाइम पे बड़ा होगा। तो कोई लोग अगर ऐसे होंगे जो सोचेंगे इसी तरीके के रिटर्न ये आगे भी दे पाएगा, हो सकता है ज़रूर दे सके, लेकिन जो पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न गारंटी नहीं करते, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसके अंदर रिटर्न के अंदर स्लो आएगा। मे बी 22% ना कर पाए ये सीएजीआर के हिसाब से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 18 से 17%, 17 से 18% के भी रिटर्न अगर ये लेकर के आ जाए आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, तो भी बहुत शानदार रिटर्न है, क्योंकि इतने रिटर्न लाना भी लार्ज कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। फोर्थ और लास्ट, इस म्यूचुअल फंड को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है फंड कंपनी की वजह से, तो एक अच्छा गोल्डन चांस होता है वो कहीं न कहीं मिस हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा पैसा इन्हें अपने म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए लगाना चाहिए, और उसके बाद जाकर के ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको हिडन म्यूचुअल फंड पसंद है, जहाँ पे अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट हम लेकर के आते रहते हैं, और हमेशा क्यू&ए हमारा चल ही रहा है। तो जो भी आपके कमेंट होते हैं वो मैं जल्दी से जल्दी पिक करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।